बात करेंगे आज हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर की। जावा में रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंपेयर टू एंटिटीज। एंटिटीज का मतलब यहाँ पे ऑपरेंड्स है। रिलेशनल ऑपरेटर के का इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या करते हैं? दो ऑपरेंड के बीच में तुलना करते हैं, और ये जो ऑपरेटर होते हैं हमेशा बूलियन टाइप के वैल्यू रिटर्न करते हैं। बूलियन का मतलब या तो ट्रू रिटर्न करेंगे या तो फॉल्स। अब ट्रू रिटर्न करेंगे कि फॉल्स रिटर्न करेंगे वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? कंडीशन के ऊपर। जैसी कंडीशन होगी उसी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू रिटर्न करेगा। अब रिलेशनल ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं? तो लेस देन आता है, ग्रेटर देन आता है, लेस आर इक्वल, ग्रेटर आर इक्वल, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। और ये हमेशा बस हमको ये जानना है कि इनका इस्तेमाल करते हुए हम लोग वैल्यूज के बीच में कंपेरिजन करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा गया 6 लेस देन 9। अब यहाँ पे देखिए 6 को कंपेयर किया जाएगा, एक एंटिटी ये है और एक एंटिटी ये है। वही चीज मैंने लिखा भी है रिलेशनल ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंपेयर टू एंटिटीज। रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं दो एंटिटी के बीच में तो कंपेयर करते हैं। जैसे 6 को कंपेयर किससे किया जाएगा? 9 से। हमेशा जो लेफ्ट साइड में वैल्यू होती है उसको कंपेयर करते हैं किससे? राइट साइड की वैल्यू से। तो यहाँ देखिए लेफ्ट साइड की वैल्यू कितनी है? 6, और राइट साइड की वैल्यू कितनी है? 9, और बीच में है लेस देन का साइन। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है क्या 6 9 से लेस है? बिल्कुल लेस है। तो इस केस में ये क्या देगा? अगर यही लिखा होता 6 ग्रेटर और इक्वल टू 9, तो इस केस में देखिए 6 9 हमेशा यही राइट लेफ्ट साइड की वैल्यू 6 9 9 से ग्रेटर है 9 इक्वल है। इस केस में क्या करता? समझ में आया? तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बाकी में एग्जांपल भी जरिए समझ लीजिए। इक्वेशन को लिखेंगे तो हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब हम रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे तो उनके द्वारा जो वैल्यू दी जाएगी वो बूलियन टाइप की वैल्यू होगी। उस बूलियन टाइप की वैल्यू को जिस वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कराएंगे उस वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसा होना चाहिए? बूलियन टाइप होना चाहिए। जैसे मैंने कहीं इक्वेशन लिख दिया a नॉट इक्वल टू b। अगर हमने कहीं इक्वेशन लिख दिया a नॉट इक्वल टू b, तो चूंकि ये रिलेशनल ऑपरेटर है तो ये रिटर्न क्या करेगा? बूलियन टाइप की वैल्यू। बूलियन टाइप की वैल्यू को स्टोर हम जिस वेरिएबल में कराएंगे, बूलियन टाइप के रिजल्ट को या बूलियन टाइप की वैल्यू को जिस वेरिएबल के अंदर स्टोर कराएंगे उसको हम डिक्लेयर करेंगे किस टाइप से? बूलियन टाइप। यानी हम मान लीजिए सी के अंदर रिजल्ट को स्टोर कराना चाहते हैं तो सी का डिक्लेरेशन हमको किस टाइप से करना पड़ेगा? बूलियन टाइप से। ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि हमने सी को बूलियन टाइप से क्यों हमने इनके साथ डिफाइन नहीं किया? क्योंकि इसके अंदर बूलियन टाइप का रिजल्ट यानी ट्रू और फॉल्स स्टोर कराया जाएगा। जब कभी किसी वेरिएबल के अंदर ट्रू और फॉल्स स्टोर कराना होगा तो उस वेरिएबल को हम किसके साथ डिक्लेयर करेंगे? बूलियन। अब उसके बाद हम एसओपी करके सी की वैल्यू क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? अब पहले किसी इक्वेशन को देखते हैं। सी इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू। अब देखिए यहाँ से 8 9 के इक्वल नहीं है तो कंडीशन क्या होगी? सॉरी ट्रू। कंडीशन ट्रू होगी। अरे 8 9 के इक्वल नहीं है, ठीक तो कह रहे हैं। कंडीशन ट्रू होगी। ट्रू किसमें करना जाएगा? सी में। सी की वैल्यू को तो सी की वैल्यू क्या करेगा? सी इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे अगर लेस आर इक्वल होता तब क्या होता? तब बी वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं। 8 9 से लेस है, इक्वल नहीं है लेकिन लेस है, उस केस में भी कंडीशन ट्रू होगी। तब ट्रू होगी तब ये ट्रू देगा। अगर ये ग्रेटर इक्वल का साइन होता उस केस में देखिए हमेशा लेफ्ट साइड की जो वैल्यू उसको कंपेयर राइट साइड की वैल्यू से करिए। क्या 8 पहले ग्रेटर देने का सिंबल देखिए, क्या 8 9 से ग्रेटर है? ग्रेटर नहीं है। फिर इक्वल है? इक्वल भी नहीं है, दोनों फॉल्स हो गए। उस केस में क्या देगा? तो इस तरीके से हम रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये ग्रेटर देना होता तभी फॉल्स होता,
कि 8 9 से बड़ा नहीं होता है, लेस देन होता है, ट्रू होता है। समझ में आया? तो अलग अलग केस करके हम इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर प्रोसेस नहीं होता है ना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सपोज दैट रिलेशन नंबर जो ले रहा है, तो अगर इसमें कोई एक भी कंडीशन जो मान लीजिए कोई नंबर कंपेयर कर रहे हैं किसी से, वो ग्रेटर देन है लेकिन इक्वल नहीं है, तो फिर ट्रू निकालेगा कि फॉल्स देगा? अगर ग्रेटर नहीं है तो ग्रेटर है, इक्वल नहीं है तो ट्रू देगा। दोनों में से कोई एक होना चाहिए। वैसे इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया ना ए इसी को ले लेते हैं, या मान लीजिए लेस आर इक्वल कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि लेस देन है, इक्वल नहीं है। लेस आर इक्वल मैंने क्यों लिखा था? देखिए लेस और आर का मतलब अथवा है ना, इक्वल, इसीलिए मैं ये लिखता हूँ। लेस का मतलब छोटा होता है, आर का मतलब अथवा होता है, इक्वल का मतलब बराबर होता है। या तो छोटा हो या तो बराबर हो, दोनों में से कोई एक मिल जाएगा, ट्रू तो ट्रू। अगर जब दोनों फॉल्स कब आएगा? जब दोनों ना हो तो छोटा हो ना ही बराबर, ठीक है। और इसमें कोई क्वेरी हो गया ना? ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यूनिटरी ऑपरेटर के बारे में। जावा में जितने भी ऑपरेटर होते हैं उनकी 3 कैटेगरी होती है, मतलब उनको 3 भागों में बांटा गया। जब ऑपरेटर्स की कैटेगरी की बात होती है, कैटेगरीज थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा भाई। इसमें एक होता है यूनिटरी, एक होता है बाइनरी, डिपॉजिट नहीं यहाँ पे दिया है, देखो डिपॉजिट कर लिया इकट्ठा 5 लाख रुपए, 15 साल के लिए 9% ब्याज मिल रहा है। और एक यूनिटरी होता है, एक बाइनरी होता है, टर्नरी होता है। यूनिटरी, बाइनरी, टर्नरी यानी ये नाम इनको अलग से क्यों दे दिया गया? इसके पीछे एक रीजन है कि जो यूनिटरी ऑपरेटर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। एक बार में एक ही, मतलब एक यूनिटरी ऑपरेटर एक ही ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, एक से अधिक ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल यूनिटरी ऑपरेटर के एग्जांपल की बात करें तो 2 ऑपरेटर होते हैं, एक इंक्रीमेंट होता है, वो ज्यादा नहीं हो गया, एक डिक्रीमेंट होता है। एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, एक डिक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट का मतलब होता है प्लस प्लस, डिक्रीमेंट का मतलब होता है माइनस माइनस। अगर कोई काम करे पहले ही पूरा निकाल। अब इनको यूनिटरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ध्यान से देखिए प्लस प्लस ए, यह एक ऑपरेटर है और ऑपरेंड की संख्या कितनी है? एक। तो जब कोई ऑपरेटर किसी एक ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो उसे कहा जाएगा, वो निश्चित रूप से कौन सा ऑपरेटर होगा? यूनिटरी। यदि कोई ऑपरेटर 2 ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो क्या होगा? बाइनरी। बाइनरी का मतलब ये होता है 2, बाइनरी का मतलब क्या होता है? 2। और टर्नरी का मतलब क्या होता है? 3 ऑपरेंड्स। टर्नरी का मतलब क्या होता है? 3। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटी छोटी पॉइंट्स पूछ लिया जाता है। निम्न में से कौन सा बाइनरी ऑपरेटर है, निम्न में से कौन सा यूनिटरी ऑपरेटर है। और टर्नरी ऑपरेटर की कैटेगरी में एक ही ऑपरेटर आता है, वो होता है कंडीशनल ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर को ही कंडीशनल ऑपरेटर कहा जाता है, या कंडीशनल ऑपरेटर को ही टर्नरी ऑपरेटर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर कितने ऑपरेंड कंटेन करता है? 3। सीधा सीधा कभी कभी क्वेश्चन पूछ रहा था हाउ मेनी ऑपरेटर्स, हाउ मेनी ऑपरेंड्स कैन कंटेन टर्नरी ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर कितने ऑपरेंड को कंटेन कर सकता है? तो 3। कोई बाइनरी ऑपरेटर कितने ऑपरेंड कंटेन कर सकता है? 2, है ना। जैसे मैं बाइनरी ऑपरेटर की एग्जांपल बता दे रहा हूँ, जैसे x + y। यहाँ पे देखिए ऑपरेटर तो एक ही है, लेकिन ऑपरेंड की संख्या कितनी हो गई? 2। तो जितने भी ऑपरेटर 2 ऑपरेंड को कंटेन करते हैं उन्हें बाइनरी कहा जाता है। जो सिर्फ एक ऑपरेटर कंटेन करते हैं उन्हें, एक ऑपरेंड कंटेन करते हैं उन्हें यूनिटरी कहा जाता है। और टर्नरी में एक ही ऑपरेटर आता है। इसमें तो कई सारे हैं, जैसे यूनिटरी में 2 आ गया है, प्लस प्लस आ गया है और माइनस माइनस आ गया है। बाइनरी में भी कई सारे हैं, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, स्ट्रिक हो गया, डिवीजन हो गया, सब बाइनरी ऑपरेटर हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस आर इक्वल, ग्रेटर आर इक्वल टू, है ना, नॉट इक्वल टू, ये सब बाइनरी ऑपरेटर हैं। और टर्नरी ऑपरेटर में जब जाएंगे तो एक ही ऑपरेटर होता है, इसकी चर्चा आगे की जाएगी। बहरहाल हमको आज के टॉपिक में पढ़ना चाहता है यूनिटरी ऑपरेटर। यूनिटरी ऑपरेटर में कौन सा? इंक्रीमेंट के बारे में। तो ये तो अलग से केस था, इसको हमको जानना चाहिए। तो यूनिटरी ऑपरेटर में चूंकि ऑपरेंड की संख्या एक ही होती है, ठीक है। अब यूनिटरी में चूंकि हमने आपको बताया कि 2 होता है, एक इंक्रीमेंट होता है और एक डिक्रीमेंट होता है। सबसे पहले
सबसे पहले हम चर्चा किसकी करेंगे? इंक्रीमेंट की। इंक्रीमेंट में क्या होता है? इंक्रीमेंट में दो तरीके का इंक्रीमेंट होता है, एक प्री इंक्रीमेंट होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट होता है, एक पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। प्री इंक्रीमेंट का मतलब होता है एक ऐसा ऑपरेटर है। प्री इंक्रीमेंट का मतलब क्या है कि जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होगा ऑपरेटर के पहले लगा होगा, तो प्री इंक्रीमेंट। और यदि यही ऑपरेटर ऑपरेटर के बाद में लगा होगा तो पोस्ट इंक्रीमेंट। बस लिखने का तरीका का अंतर है और इनका काम करने का तरीका भी थोड़ा सा चेंज होता है। यदि इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऑपरेटर के पहले लगा होगा तो प्री इंक्रीमेंट, यदि इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऑपरेटर के बाद लगा होगा तो पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है। अब इंक्रीमेंट जैसे होता है बिल्कुल वैसे ही डिक्रीमेंट होता है। अंतर किस बात की होती है कि जैसे अगर कहीं प्लस प्लस ए लिखा गया है अथवा a प्लस प्लस ए लिखा गया है, इसका वास्तविक मीनिंग यही होता है a इक्वल टू a प्लस 1। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसमें वास्तविकता ये होती है कि अगर a की वैल्यू 4 है तो होगा क्या? यदि a की वैल्यू 4 है दी गई है, तो अगर कहीं लिखा गया है प्लस प्लस a का मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही होगा कि a इक्वल टू a प्लस 1, यानी a की वैल्यू में एक जोड़ा जाएगा, जो रिजल्ट आ जाएगा वो वापस a में चला जाएगा। अच्छा देखिए, हम एक चीज और आपको बता दें, इसमें और अगर कहीं लिखा है सिर्फ और सिर्फ a प्लस 1, इन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है कि यहाँ पर सिर्फ एक जोड़ा जा रहा है, वैल्यू a की अपडेट नहीं हो रही है। यहाँ पे देखिए एक की वैल्यू में जोड़ने के साथ साथ जो रिजल्ट आएगा वो वापस a में चला जाएगा, जिससे a की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हो इस इक्वेशन में यहाँ पे a की वैल्यू कितनी थी? 4 प्लस 1 हुआ, फिर वो जो 5 आया वो चला गया a में, यानी a की वैल्यू पहले 4 थी, अब कितनी होगी? 5। लेकिन इस केस में अगर हम करते तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको 5 मिलता, a की वैल्यू हमारे 4 ही रहती, a की वैल्यू तो कोई असर नहीं पड़ता। तो इन दो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में अंतर होता है। आई बात समझ में? तो आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ऐसे इंक्रीमेंट होता है ना। अभी इस पे डिक्रीमेंट की बात है, ठीक है। तो हम प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एग्जांपल के माध्यम से इनके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं। I capital having public white yes पास ये क्वेश्चन है, हमसे पूछा क्या जाता है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द देखिए सीधे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट आप तभी बता सकते हो जब आपको ये इक्वेशन सॉल्व, मतलब ये जो इक्वेशन आपको दिया गया है इसको आपको सॉल्व करना है। अब देखिए हम सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ देखिए आउटपुट में क्या आएगा, जो एसओपी की सिस्टम डाटा आउट डॉट प्रिंट के अंदर जिसकी वैल्यू प्रिंट कराई जाती है वही आउटपुट आता है।
आई बात समझ में? किसकी वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं? ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, यानी हमको ए और बी की वैल्यू चाहिए। तो अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ पे ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू को पता नहीं लेकिन ए की वैल्यू यहाँ इस लाइन में क्या प्रिंट होगी, उसके लिए आपको पूरा इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और है, जावा में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है? अगर कोई पूछेगा तो आप कहेंगे मेन से होता है। जावा में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है? मेन से। कॉल कौन करता है? जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। जैसे ही हम इंटरप्रेटर पे कमांड देते हैं तुरंत क्या करता है? जेवीएम मेन क्लास को ढूंढेगा। पूरे क्लास में जितने भी मेथड होंगे उसको सिर्फ और सिर्फ मेन के बारे में आइडिया होता है, बाकी किसी मेथड के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं होती है। यही कारण है कि हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा? मेन मेथड से। वो मेन मेथड को ही ढूंढेगा। अब जब मेन मेथड मिल गया तो अब होगा क्या कि इसके अंदर पहली लाइन क्या लिखी गई है? प्रिंट ए इक्वल टू 5, यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई? ए की वैल्यू 5 हो गई। बी के अंदर अभी फिलहाल 0, बी की वैल्यू हमने कोई नहीं दिया है। आप यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन कर दीजिएगा। अलग चीज वैल्यू अगर असाइन नहीं करेंगे तो एरर शो करेगा। लोकल जावा में लोकल वेरिएबल कुछ कुछ वैल्यू बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमको इनिशियलाइज करनी पड़ती है, तो हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। b इक्वल टू, सबसे पहले इक्वेशन को लिखेंगे तो इक्वेशन अपना यही है, प्लस प्लस। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस प्लस प्लस ये जो प्लस प्लस आपको दिख रहा है यहाँ पे किसकी वैल्यू? a की वैल्यू। हम क्या करेंगे? इस प्लस प्लस a को सॉल्व पहले करेंगे, क्योंकि देखिए इस प्लस प्लस का जो प्रेसिडेंस होता है ना, इसको इंक्रीमेंट आपने रहता है, तो इसका जो प्रेसिडेंस होता है ये ज्यादा होता है किससे? प्लस। मतलब सबसे ज्यादा तो ब्रैकेट का होता है, लेकिन उसके बाद किसका प्रेसिडेंस होता है? प्लस प्लस का। यानी अच्छा वो भी प्री इंक्रीमेंट का। प्री में अगर कहीं क्वेश्चन में प्री इंक्रीमेंट आए हैं तो सबसे पहले अगर ब्रैकेट में आए हैं तो पहले ब्रैकेट भी आया तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए, लेकिन उसके बाद हम किसको सॉल्व करेंगे? पूरे क्वेश्चन देखेंगे कहीं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो नहीं है। यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट है, पोस्ट होता तो नहीं है। जहाँ जब जब इक्वेशन सॉल्व करना हो तब तो हमको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूंकि पोस्ट इंक्रीमेंट नहीं है, पोस्ट इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है ना। प्री का मतलब होता है पहले सॉल्व करिए, है ना, और पोस्ट का मतलब होता है बाद में इंक्रीमेंट करिए। चाहे अगर इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट होगा तो बाद में इंक्रीमेंट किया जाएगा, प्री इंक्रीमेंट होगा तो पहले इंक्रीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो अभी चूंकि इक्वेशन हमने जो लिया है इसमें सिर्फ और सिर्फ प्री इंक्रीमेंट है, पोस्ट की कोई चर्चा नहीं की गई है। अब चूंकि इसका प्रेसिडेंस इससे ज्यादा होता है तो पहले इंक्रीमेंट को सॉल्व कर लीजिए। यानी मैं तो ये कहूंगा कि पूरे क्वेश्चन में देख लीजिए कहीं इंक्रीमेंट आया है तो पहले इंक्रीमेंट को सॉल्व कीजिए, उसके बाद किसी को सॉल्व करिए। प्री इंक्रीमेंट होगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ प्री इंक्रीमेंट की बात कर रहा हूँ, पोस्ट इंक्रीमेंट की कोई बात नहीं होगी अभी, अभी सिर्फ और सिर्फ प्री इंक्रीमेंट की बात है। तो आप एक काम करिए, अब यहाँ देखिए a की वैल्यू कितनी है? 5। तो ये प्लस प्लस क्या करेगा? a की वैल्यू को बढ़ा देगा, तो 5 से कितना आ जाएगा? 6। मैं बस a की वैल्यू को 5 से 6 कर दिया, क्यों? क्योंकि ये प्लस प्लस क्या करता है? a के जोड़ लेता है। लेकिन ये भी आपको ध्यान देना होगा इसके साथ साथ कि a की वैल्यू जो 5 थी अब बदल के कितनी हो गई? 6। a की वैल्यू भी अपडेट होती है, चेंज होती है। प्लस अब जब यहाँ से यहाँ आएगा तो ये तो सॉल्व हो गया, इसकी वजह से हमको क्या मिला? 6। और जब यहाँ आएगा तो इस समय a की वैल्यू बढ़ाएगा, तो इस समय आप बताओ a की वैल्यू कितनी है? 6 से यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 5 से 6 हुआ, अपने पास स्टार्टिंग में कितना था? 5। इस प्लस प्लस ने a की वैल्यू 6 कर दी है। फिर जब यहाँ पे आया तो इस प्लस प्लस ने a की वैल्यू को जो 6 था 6 से कितना हो गया? 7। ये वाला रूल आप याद रखेंगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। अब क्या होगा? 6 और प्लस 7, अब तो कहीं इंक्रीमेंट बचा नहीं है, तो 6 और 7 कितना हो जाएगा? 13। ये ध्यान देने वाली बात है, ये 13 किसके अंदर जा रहा है? b के अंदर, यानी b की वैल्यू कितनी आई? 13। b की वैल्यू कितनी है? 13। अब b की वैल्यू जब 13 आएगी तो a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू सबसे लास्ट में इंक्रीमेंट होके मिला है, a की वैल्यू आपको मिल जाएगी, यानी आउटपुट आएगा b इक्वल टू 7 और b इक्वल टू 20। ये हमारा इक्वेशन वही था, इक्वेशन वही है, बस हमने क्या कर दिया है या प्रैक्टिस, आपके प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन बना रहा हूं। ठीक है, बस हमने किया क्या है कि जो हमारा इक्वेशन था उसमें थोड़ा सा चेंज किया क्या है, पहले ये प्लस प्लस ए था, फिर प्लस था, फिर प्लस प्लस ए था, एक और प्लस लगा के हमने क्या किया है यहाँ पे प्लस प्लस ए कर दिया, बस यही हमने इतना ऐड किया। तो
अब आपको आंसर क्या होगा? बहुत आसान है बताना, है ना? बस ऐसे आप लिख लीजिएगा, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू तो भी छोड़ दीजिए, b की वैल्यू तो 0 ऊपर लिख लीजिए, ठीक है? इक्वेशन लिख लीजिएगा प्लस प्लस a फिर है प्लस a की वैल्यू यहाँ 5 से कितनी हो जाएगी? 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा, प्लस a की वैल्यू यहाँ 6 कर लीजिए, तो जब यहाँ पे आएगा तो एक बार और बढ़ाएगा, तो 6 से कितना हो जाएगा? फिर जब यहाँ से यहाँ आएगा तो अब देखिए a की वैल्यू 7 है, यहाँ a की वैल्यू प्लस a का मतलब a की वैल्यू बढ़ाना है, a की वैल्यू कितनी है? 7 से कितना हो जाएगा? अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13, और 13 8 13 और 8 कितना? 21 किसकी वैल्यू आएगी? b की वैल्यू, और a की वैल्यू 8 की वैल्यू, जो लास्ट में इंक्रीमेंट हुआ था वही a की वैल्यू होती है। तो इस तरीके से हम लोग प्री इंक्रीमेंट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन कुछ और टाइप के बन सकते हैं, ठीक है? इसको आप लोग मालूम कर लीजिएगा, ठीक है? इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके का भी बन सकता है, जैसे थोड़ा सब जगह a हो, ऐसे मैंने ले लिया b = 3, अब यहाँ पे इक्वेशन अपना हो गया प्लस b, इक्वेशन अपना क्या बन गया? प्लस b। अब हमसे पूछ रहा है a और b की वैल्यू, तो कोई इशू नहीं है, a की वैल्यू को लिख लीजिए, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू कितनी? 3, b = प्लस b। यहाँ पे देखिए प्लस a का मतलब a की वैल्यू बढ़ानी है, तो a की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो 5 से कितना हो गया? 6, यहाँ पे भी अपडेट कर लीजिए, a की वैल्यू चेंज होगी, प्लस b लिखा है, प्लस b का मतलब b की वैल्यू बढ़ाएगा, तो b की वैल्यू 3 से कितनी हो जाएगी? 4। अब दोनों को जोड़ेंगे, सॉरी दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 किसमें चला गया? b में। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात यह है कि b की वैल्यू क्या इस लाइन में 4 हुई थी ना, इस लाइन में जब आएंगे तो ये 10 किसमें जा रहा है? b में, यानी जो 4 पड़ा था वो अपडेट हो जाएगा इससे, यानी अब इस लाइन में जब फाइनली हम आएंगे, इस केस में a की वैल्यू क्या आएगी? a की वैल्यू हमको मिलेगी 6 और b की वैल्यू क्या मिलेगी? इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है a प्लस इज इक्वल टू, ठीक है? बस समझ लो a प्लस इज इक्वल टू प्लस a मॉड या माइनस प्लस a, चलिए बस ये कर लेते हैं। आपसे पूछा जा रहा है a की वैल्यू, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन में ध्यान से देखा जो सिर्फ a है, बाकी कोई ऑपरेंड नहीं है, ठीक है? तो अब हम इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसमें ध्यान से देखा जाए सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंट नहीं है, इंक्रीमेंट साथ प्लस है, मॉड भी है, माइनस भी है, और इसके साथ साथ यहाँ पे भी है। अच्छा देखिए यहाँ पे ये इसका मतलब मैं आपको अलग से बता देना चाहता हूँ, जैसे इन पे बता देते हैं, इसको इरेज कर देंगे। a प्लस 1 इज इक्वल अगर x है या n है, इसका मतलब क्या होगा? a इज इक्वल टू a प्लस n, मैं किसी साइड में दे रहा हूँ, इसका मतलब हो गया a इज इक्वल टू a प्लस n, a माइनस 1 इक्वल टू n, अगर ऐसा कहीं लिखा है तो इसका मतलब हो गया a इक्वल टू a माइनस n। अगर कहीं लिखा गया है ये सी में भी, सी प्लस में भी ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, पाइथन में भी यूज होता है, n इक्वल टू अगर लिखा गया है a इक्वल टू a इनटू n, a मॉड n इक्वल टू लिखा गया है a मॉड n इक्वल टू n, तो इसका मतलब है a इक्वल टू a मॉड n। ऐसे ही हम सारे ऑपरेटर को, ये इनका एक्सपेंडेड फॉर्म है, जबकि ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है। इस तरीके से भी ऑपरेटर को हम लोग, और ये सारे ऑपरेटर कहलाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये सारे ऑपरेटर किस कैटेगरी में आते हैं? ये असाइनमेंट ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? और जो असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं वो सबसे बाद में सॉल्व होते हैं, सबसे पूरे क्वेश्चन में जितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं उनको सबसे बाद में सॉल्व किया जाता है, ठीक है? तो मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखा जाए, यहाँ पे ये जो ऑपरेटर आया है ये आपका एक प्रकार का असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है? यह आपका एक प्रकार का असाइनमेंट ऑपरेटर है।
तो आप इसको पहले सॉल्व नहीं करोगे, आप इसको एज इट इज ऐसे लिख लो। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ। a प्लस इज इक्वल टू प्लस प्लस a की वैल्यू मत रखिए ऐसे डायरेक्ट, बस अब पहले इक्वेशन को लिख जाइए, प्लस प्लस a मॉड 10 माइनस प्लस प्लस a, ये इक्वेशन है अपना। अब देखिए ये जो इधर का लिखा गया है a प्लस इज इक्वल टू, इसको हमको छेड़छाड़ नहीं करना है, असाइनमेंट इसको बाद में ही सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, असाइनमेंट के इधर जो राइट हैंड साइड की जो इक्वेशन होते हैं पहले उस पार्ट को सॉल्व करते हैं। उस पार्ट को जब आप सॉल्व करोगे तो होगा क्या, अब देखिए यहाँ पे क्या करें, इससे कुछ लेना नहीं, ये असाइनमेंट है, मैंने कहा ना असाइनमेंट को बाद में सॉल्व करेंगे, इससे कुछ मतलब नहीं है अपना। हम करेंगे क्या, ये चीज प्लस प्लस a का मतलब हो गया कितना हो गया 6 प्लस, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे आप वैल्यू लिखते जाओ, 5 था, 5 से कितना हो गया 6, अब यहाँ से यहाँ आएंगे तो कितना हो जाएगा 6 से मॉड 10 कर लीजिए, ठीक। अभी खाली इंक्रीमेंट का हिसाब करना है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये बीच में माइनस होता है 0, और यहाँ 6 से 7 हो गया था, 7 से यहाँ कितना हो गया, क्लियर, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, a प्लस इज इक्वल टू ऐसे रहने देंगे, -8, सॉरी यहाँ -8 कर देंगे, भूल गए थे, ठीक है। अब क्या करेंगे 6 प्लस, अब यहाँ 7 मॉड 10, पहले इसका रैंक 3 होता है, मतलब इस मॉड का प्रेसिडेंस इस प्लस और माइनस के अपेक्षा ज्यादा होता है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका रैंक 3 होता है, हमने आपको बताया है, पहले ब्रैकेट, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर मॉड डिवीजन और एस्टेरिस्क, ठीक है। मैं इसको रैंक 3 देता हूँ, प्लस माइनस को रैंक 4 देता हूँ, ठीक है। प्लस माइनस को हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इन तीनों को सॉल्व करेंगे। तो 7 मॉड 10 करेंगे, 7 मॉड 10 का मतलब होता है 7। हमने आपको एक ट्रिक भी बताया है कि जब न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होगी डिनोमिनेटर से तो वही हमारा आंसर होता है, 7 माइनस 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 और प्लस कितना होता है 7, 13 होता है ना, 13 माइनस 8, 13 माइनस 8 करेंगे कितना आएगा 5। अब आपको यहाँ पे मिल गया n, यहाँ पे अब आपको क्या मिल गया n। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने का मतलब ये हो गया कि इधर क्या है a प्लस इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे a इक्वल टू a प्लस 5 करेंगे, अब यहाँ पे रखेंगे a की वैल्यू। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, a की वैल्यू 8 रखेगी 5 नहीं, यही हमको ध्यान देना है, a की वैल्यू यहाँ पे ये असाइनमेंट ऑपरेटर की जो लेफ्ट में है वो वही वैल्यू कंसीडर करेगा जो डिक्लेरेशन के टाइम हमको नहीं है। यहाँ पे 8 को हम नहीं लेंगे, 8 को हम यहाँ पे नहीं लेंगे, एकदम सेपरेट क्लियर कॉन्सेप्ट रखिए। इसको हम जब यहाँ पे हम a की वैल्यू रखेंगे तो वही वैल्यू रखेंगे, इस वैल्यू को पे हमको ध्यान नहीं देना है। हाँ जो एक्चुअल वैल्यू होगी, बस एक्चुअल वैल्यू, इसको कहीं लिख लीजिए, अगर आपको खोलने में दिक्कत है तो कहीं लिख लीजिए, एक्चुअल वैल्यू को रखेंगे। हाँ किस केस में, सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर के केस में। अगर यही इक्वेशन हमारा कुछ इस टाइप का होता, चलिए अभी इक्वेशन को हम चेंज करके बताते हैं। जैसे अगर ऐसा होता है a इक्वल टू a प्लस 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 इंक्रीमेंट होता और ना, उस केस में जो भी a की वैल्यू होती है यूज करते। इस केस में ध्यान रखिएगा कि ये चूंकि इस केस में हम क्या करेंगे, पुरानी वैल्यू जो हम डिक्लेरेशन के समय जो हमने वैल्यू दिया है उसी वैल्यू को हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बस यही आपको यहीं पे ध्यान देना है कि गलती से कहीं से 8 को उठा लेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो अब देखिए इसका आंसर कितना आएगा 5 और प्लस 5 कितना आएगा 10, a की वैल्यू कितनी आएगी 10, a की वैल्यू कितनी आएगी 10, समझ में आया। अब यहाँ पे मैसेज प्रिंट करने के लिए अब कुछ एग्जांपल हम लोग पोस्ट इंटरनेट पे सॉल्व कर लेते हैं, या इसी पे हम लोग एक एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे एस्ट्रिक होता, यदि यहाँ पे एस्ट्रिक होता तब भी हम वही काम करते हैं, क्या करते हैं a एस्ट्रिक इज इक्वल टू प्लस प्लस a प्लस 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 a मॉड 10 माइनस प्लस प्लस 2। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या तो आप ऐसे करो, जब इस टाइप के हो ना तो ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर लो, वैल्यू मत राइट करो, ये भी काम कर सकते हो। यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी है, यहीं पे देखो 5 है, 5 से कितनी हो जाएगी 6, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 7 मॉड 10 माइनस यहाँ 7 से कितनी हो जाएगी 8। अब क्या करिए, इधर तो है a स्ट्रिक इक्वल टू है,
6 प्लस 7 मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस 8, अब ये जाएगा 13 माइनस 8, इधर क्या है a स्ट्रिक इक्वल टू 5, a इक्वल टू 8 टू 5, अब इसमें a की वैल्यू कितनी 5 इंटू 5 करेंगे 5 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं तो एक एग्जांपल पोस्ट इंक्रीमेंट बिल्ड करा देता हूँ। a इक्वल टू a प्लस प्लस, ठीक है। अब पोस्ट इंक्रीमेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका थोड़ा सा तरीका अलग है। हम करेंगे क्या, बस सब वही है, बस यहाँ पे जहाँ प्री इंक्रीमेंट होता था वहाँ पर हमने क्या कर दिया पोस्ट। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a इक्वल टू a प्लस 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 a प्लस प्लस। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट का मतलब भी होता है बाद में, प्री का मतलब होता है पहले, यानी यहाँ पे जो हम यहीं पे 5 को 6 में कर दे रहे थे, यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ से जब यहाँ तो देखिए यहाँ रखेंगे 5 ही, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू दी गई वही रहेगी। अब जब यहाँ से निकलेंगे यहाँ के लिए, ये इंक्रीमेंट यहाँ पे भी है ना, जाएंगे तो अब ये होगा कि इसी रास्ते में इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 6। प्री और पोस्ट का मतलब समझिएगा, अगर ये प्री होता तो हम यहीं पे डायरेक्ट a की वैल्यू 5 के बजाय हम डायरेक्ट क्या लिखते 6, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो हमने a की वैल्यू 6 नहीं लिखा है 5 लिखा है, क्योंकि इंक्रीमेंट इस प्लेस पे नहीं हो रहा था। जब यहाँ से हम इस प्लेस के लिए निकले इसी रास्ते, जैसे यहाँ से छोड़ेगा तुरंत इसकी वैल्यू कितने है, यहाँ पे प्री और पोस्ट का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। प्री में होता तो यहीं पे यहाँ पे हम 6 लिख रहे होते, क्योंकि पोस्ट का इंक्रीमेंट यहाँ नहीं हो रहा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 प्लस प्लस। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं करेंगे क्योंकि इसके बाद जाना ही नहीं कहीं, इसके बाद कुछ है नहीं, ये तो लास्ट है ना, जब यहाँ पे ये 6 ही रहेगा। अब क्या करना है, ठीक है, अब क्या करना है, अब 5 और 6 मिलके कितना हो जाएगा 11, ये 11 चला जाएगा किसमें a की वैल्यू कितनी है, इस ये प्लस प्लस 5 अगर यही क्वेश्चन इस टाइप से होता कि मान लीजिए ये प्री इंक्रीमेंट होता, मैं इसको भी करा दे रहा हूँ। अब इसमें देखिए प्री और पोस्ट दोनों आ गया, तब हम कैसे सॉल्व करते हैं, a इक्वल टू प्लस प्लस a प्लस प्लस, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, प्लस प्लस a का मतलब हो गया a की वैल्यू कितनी है 6 प्लस, अब देखो यहाँ प्री है, प्री में 5 था तुरंत हमने कितना कर दिया 6 प्लस, अब यहाँ पोस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, हम 6 प्लस प्लस ही करते हैं। यहाँ इंक्रीमेंट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पोस्ट था। अब 6 और 6 ये इसके बाद का तो है नहीं कोई क्वेश्चन, अगर होता तो सॉल्व कर 6 और 6 मिलके कितना हो गया, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये इक्वेशन है यहाँ पे, इसको ध्यान से देख लें, प्लस प्लस a डिवाइड बाय 6 है माइनस a माइनस माइनस मॉड 3 प्लस a प्लस प्लस डिवाइड बाय 10 है, और फिर उसी के आगे है, आगे जगह नहीं था इसलिए मैंने कर दिया माइनस, फिर ये डिक्रीमेंट है माइनस माइनस a मॉड 7। इसको सॉल्व करके, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको किसकी वैल्यू बतानी है, a की वैल्यू, तो बताएंगे कैसे, a प्लस इज इक्वल टू, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है तो इसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे, ठीक है, प्लस प्लस a, इक्वेशन को आप सिंपली लिख लीजिए बाई 6 माइनस a माइनस माइनस मॉड 3 प्लस a प्लस प्लस डिवाइड बाई 10 माइनस 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 a मॉड 7, ये मेरा इक्वेशन है। ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, सॉरी ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसको हमको बाद में सॉल्व करेंगे। प्लस प्लस a का मतलब हो गया a की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 से कितना हो जाएगा 10, प्री इंक्रीमेंट में तुरंत इंक्रीमेंट बाई 6 माइनस, यहाँ देखिए यहाँ डिक्रीमेंट है, a माइनस माइनस लिखा है। अब इसको आप कैसे करोगे, तो a की वैल्यू कितनी है 10 है, यहाँ पे देख सकते हो करेक्ट वैल्यू 10 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 को ऐसे लिख लेंगे, इस पोस्ट में हम तुरंत सॉल्व नहीं करते, इसको ऐसे रखेंगे मॉड 3, ठीक है। अब जब यहाँ से आप यहाँ के लिए निकलिएगा तो अब इस डिक्रीमेंट को हमको ध्यान देना है,
फिर से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 यहीं पे ही। जैसे यहाँ से छोड़ के इस a पे आएगा a की वैल्यू यहाँ पे तो टर्न रखेंगे, लेकिन जैसे छोड़ के जाएगा तो यहाँ कितना आएगा 9 तो यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे हम चूंकि a की वैल्यू 9 है इसलिए क्या करेंगे 9 प्लस 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 मतलब 9 प्लस मत लिखिए, मतलब a की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई 9 क्यों हो गई थी, क्योंकि इसकी वजह से घट गया था। अब जब यहाँ से फिर वापस आएंगे, अब देखिए यहाँ से जब हम इस a के पास निकलेंगे बीच में माइनस है, तो अब इस प्लस प्लस को सॉल्व करेंगे। प्लस प्लस अच्छा देखिए यहाँ पे क्या था 9 था, 9 डिवाइड बाई 10 कर देंगे, ये पूरा लिखिए माइनस। अब जब यहाँ से यहाँ पे ले निकलेंगे तो इसकी वैल्यू यहीं पे कितनी हो जाएगी 10। अब चूंकि यहाँ प्री डिक्रीमेंट है तो ये तुरंत ही 10 से क्या हो जाएगा 9 आपको ये मिल जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ देखिए 10 हो गया, 10/6 हमने लिख दिया। यहाँ पे चूंकि पोस्ट डिक्रीमेंट था कुछ नहीं हुआ तो 10 ऐसे ही रहेंगे, लेकिन जब जैसे यहाँ से आएगा तो इसकी वैल्यू एक घट के कितनी हो जाएगी 9। तो यहाँ देखिए अब 9 प्लस प्लस लिखना था तो प्लस प्लस हम बाद में सॉल्व करेंगे, 9/10 हो गया, बस एक की जगह हमने क्या कर दिया 9 कर दिया। फिर जब यहाँ जाएंगे तो ये प्लस प्लस 9 से क्या कर देगा 10, फिर जब यहाँ आएगा तो प्री डिक्रीमेंट था तो फिर ये घटा के कितना कर देगा 9। अब क्या करेंगे, अब एक एक करके सॉल्व कर 10/6 का मतलब हो गया 1 माइनस यहाँ देखिए 3 3 9 ये रिमाइंडर देगा तो रिमाइंडर कितना देगा 1 प्लस 9/10 का मतलब हो गया 0 माइनस यहाँ देखिए यहाँ पे भी होगा 7 हो जाएगा मतलब 2। अब 1 में से मत करके 0 प्लस 0 माइनस 2 यानी आंसर आपको क्या मिलेगा -2 अभी प्लस 8 प्लस इक्वल टू इधर क्या होगा -7। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो अब इसको हम जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया इसको एक्सपेंड करेंगे a इक्वल टू a प्लस -2 a प्लस -2 यानी a -2 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है 9 -2 करेंगे 7 a की वैल्यू फाइंड करेंगे कितना है 7।